धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पे बोलने का मौका दिया। महोदय जी, आर्बिट्रेशन अपने देश में पुरानी मान्यता के हिसाब से ही था। पहले गांव में कोई दिक्कत होती थी, कोई डिस्प्यूट होता था, कोई सिविल टाइप का डिस्प्यूट होता था, अदालतें नहीं थी, गांव के पंच बैठते थे, बात दोनों पक्षों की सुनते थे और वो निर्णय करते थे, उसको मान्य होता था। पर जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, क्षेत्र बढ़ा और आर्बिट्रेशन को कानूनी जामा पहनाने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले आर्बिट्रेशन को क्यों जरूरत? क्योंकि जो अदालतों की स्थिति है मैडम, जो अदालतों की स्थिति है, जो पेंडिंग केसेज अदालतों में है, सुप्रीम कोर्ट में 66,000 से ज़्यादा केस, हाई कोर्ट में 56 लाख से ज़्यादा केस और डिस्ट्रिक्ट और नीचे के कोर्टों में 3,73,00,000 केसेज ये पेंडिंग चल रहे हैं। काफ़ी ऐसे केसेज हैं जो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं और इसीलिए आर्बिट्रेशन की शुरुआत हुई 1937, 38, 40 और उन अधिनियमों के तहत जो आर्बिट्रेशन में अवार्ड होते थे उनको कैसे लागू किया जाए, उनके प्रावधान थे। बाद में क्योंकि कोर्टों की जो स्थिति है, अभी वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में इंडिया का रैंक 163वें नंबर पे था। डूइंग बिजनेस अंडर द पैरामीटर ऑफ एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी एग्रीमेंट हुआ और वो लागू नहीं हुआ तो उसके लागू करने के लिए जो कोर्ट समय, जो स्टेटस है इंडिया का 163वां नंबर है। और उसके साथ कोई भी ये एग्रीमेंट लागू करने के लिए कि भाई ये किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने लागू नहीं किया, तो उसका डिसीजन होने में लगभग 4 साल एवरेज लग जाते हैं और इसीलिए ये आर्बिट्रेशन में है। और उसकी कॉस्ट भी, जितना क्लेम बनता है या टोटल अमाउंट होता है उसका 30 से 35% करीबन कॉस्ट आ जाती है। और इसलिए अदालतों का इतने ज़्यादा लोड को देखते हुए आर्बिट्रेशन शुरू हुआ और 1996 में नया एक पुराने तीनों एक्टों को सम्मिलित करते हुए बनाया गया और उसमें प्रावधान किया, उस हिसाब से काम चल रहा था। 2015 में क्योंकि उसमें एक प्रावधान था, किसी ने आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया पर उसमें स्टे नहीं मिलता था, तो 2015 में यह प्रावधान किया गया कि मान लो किसी पार्टी को, स्टेक होल्डर को, जो भी आर्बिट्रेशन की पार्टियां हैं उनमें किसी को दिक्कत है कि भाई गलत अवार्ड हुआ या कुछ हुआ तो उसके लिए स्टे की एप्लीकेशन लगाना का प्रावधान 2015 में हुआ। लेकिन उसमें अनकंडीशनल स्टे का नहीं था, भले ही वो बेईमानी से बनाया गया हो, भ्रष्टाचार से बनाया गया हो, दूसरे कारणों से बनाया गया हो, लेकिन 2015 के प्रावधान में अनकंडीशनल स्टे नहीं होता था और उसमें कोर्ट को ये देना पड़ता था कि भाई इस कारण से या इस कारण से ये कंडीशन रहेगी स्टे की, ये रहेगी, उस हिसाब से। तो ये दिक्कत थी, जैसा माननीय कांग्रेस के नेता अभी बता रहे थे कि अनकंडीशनल स्टे 2015 में नहीं था। ये अनकंडीशनल स्टे का प्रावधान ये अभी वाले अमेंडमेंट की वजह से आया और ये जरूरी था मैडम, क्योंकि कोई भी निर्णय अगर किसी फ्रॉड के, करप्शन के कारण, किसी के कारण वो प्रभावित हुआ है और उसके कारण जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको अवार्ड को लागू करने के लिए जो पार्टी जीती वो जाएगी जल्दी से जल्दी करे, लेकिन जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कहेगी कि नहीं ये फ्रॉड से बनाया, भ्रष्टाचार से अवार्ड हुआ है, तो इसको अभी लागू न करें। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा वो तो स्टे है, जैसे ही अगर बाद में लास्ट में अगर उसका डिसीजन हो जाएगा, जैसे ही उसका अंत में डिसीजन हो जाएगा तो उस डिसीजन के हिसाब से अगर वो अवार्ड
स्टैंड रहता है तो स्टे अपने आप खारिज हो जाएगा, और अवार्ड गलत होता तो किसी को कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज तो आज हो क्या रहा है कि किसी ने आर्बिट्रेशन का अवार्ड दे दिया, उस अवार्ड को लागू करने के लिए दूसरा चला गया, भले ही वो गलत हो, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई स्टेक ही नहीं है, इसलिए वो अपने लागू कराने के लिए जो भी कानूनी प्रावधान उसको करता रहेगा। और जब तक कोर्ट की स्थिति जैसा बताया कि 4-4 साल लग रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जो अमेंडमेंट लाए हैं ये बहुत जरूरी था। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में भी लाया गया, और उसमें क्योंकि अभी भारत में इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की कमी है, अभी भारत में एड हॉक है, दोनों पार्टियां हैं, वो कहती है कि साहब ठीक है हमको तो एक कोई क्वालिफाइड आदमी को कर लिया, उसको बैठा दिया, उसने दोनों की सुनी, उस हिसाब से कोई इंस्टीट्यूशनल नहीं है, एड हॉक है, जैसा उनका हो गया वो हिसाब से। लेकिन इसको रेगुलराइज करने के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण किया, और उसके साथ ही 2019 में एक शेड्यूल बनाई, शेड्यूल 8, कि भाई ये हो सकते हैं आर्बिट्रेटर, जिसमें इंस्टीट्यूशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, कोस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, दूसरा है। और जो आर्बिट्रेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो सब अनुभवी, भले व्यवसाय में हो, भले बिजनेस में हो, शिक्षाविद हो, और जो अध्यक्ष है वो हाई कोर्ट के जज की रैंक के बराबर के व्यक्ति को है। तो इस कारण से आर्बिट्रेशन को रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण 2019 में किया गया। पर उसके साथ साथ अभी जो अमेंडमेंट आया है इसमें दो ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल इस अमेंडमेंट में केवल 5 क्लास है, इसमें मेन 2 ही पॉइंट हैं। एक तो ये कि अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो भी आया हो और वो किसी फ्रॉड की वजह, किसी करप्शन की वजह से, लेन देन की वजह से वो अवार्ड प्रभावित हुआ और उस कारण से वो अवार्ड आया हो, तो उसमें इमीडिएट कोर्ट स्टे दे दे। ये एक अमेंडमेंट अभी माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, जो आज की आवश्यकता है। और जैसा वो बोल रहे थे बैक डेट कुछ नहीं, जो भी अब कोर्ट में केस चल रहे सब पे लागू होगा, उसमें जो भी 2015 के बाद केस चला है, लगा है, उसमें ये लागू हो सकता है। और दूसरा जो 8th शेड्यूल है उसकी जगह जो नया प्रावधान आया आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का, नया प्रावधान लिया जा रहा है, यानी वो ये है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये तय करेगी कि भाई आर्बिट्रेटर की क्या क्वालिफिकेशन होगी, है इसके लिए रूल्स रेगुलेशन। क्योंकि जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तय करता है उसके रूल्स है, क्या नॉर्म्स है, मेंबर्स के क्या, उसी हिसाब से आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विद द गवर्नमेंट को ये सलाह देगी भाई ये आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण कि एक इंस्टीट्यूशनल हब आर्बिट्रेशन का भारत में बन जाए, क्योंकि आर्बिट्रेशन के लिए काफ़ी बड़े बड़े यहाँ नाम हैं, बहुत एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज आर्बिट्रेटर बन के बड़े बड़े केसों को डील कर रहे हैं। तो अभी तक क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ना होने की वजह से, अपना कोई रूल्स रेगुलेशन फ्रेमवर्क न होने की वजह से ये नहीं चल रहा था। तो इसमें ये एक तरफ आगे का कदम है ताकि ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आर्बिट्रेशन होके जो एड हॉक भारत में ज़्यादा चल रहा है इस ग्लोब के टाइम पे, उसकी जगह ये इंस्टीट्यूशनल होगा तो उससे उसमें विश्वास बढ़ेगा। सबको ये लगेगा कि भाई ये सही करने वाले हैं, क्योंकि जो काउंसिल के मेंबर्स हैं काफ़ी अनुभवी है, सही है। तो उस हिसाब से तो ये जो लिस्ट है, लिस्ट में लिख दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, पर क्या उसकी एबिलिटी उसके हिसाब से नहीं, पर जो काउंसिल तय करेगी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसके हिसाब से जो गाइडलाइन तय करेगी कि भाई ये आर्बिट्रेटर इस हिसाब से ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, इनका क्या पास्ट है। तो ये एक अच्छा कदम है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने का मौका।